बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम इनसाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सलीम बुखारी। नाजरीन, मुल्क में इंतखाबात के वक्त से पहले होने की गुफ्तगू कई महीनों से जारी है। सियासी कशमकश अपने अरूज पर है। कहीं प्राइम मिनिस्टर फेस कर रहे हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नोटिस, कहीं उनको इंडाइट करने की बात हो रही है। तो काफ़ी सियासी कशमकश जो है वो जारी है। और इस बीच में पहले तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने नारा बुलंद किया कि जनाब इसको हुकूमत को हम गिराएंगे इसलिए कि इन्होंने अवाम का कोई मसला हल नहीं किया। उसके बाद इमरान खान साहब ने लाहौर में जो जलसा किया वहाँ से उन्होंने भी आगाज़ किया इस बात का कि इलेक्शन फौरी तौर पर होने चाहिए। उन्होंने जवाब बनाया करप्शन को। तो इस सारी सूरत हाल में हमने सोचा कि एक प्रोग्राम किया जाए जिसमें इस बात पे गौर व गौस किया जाए और लोगों की राय ली जाए कि क्या मुल्क में इंतखाबात अपने शेड्यूल से पहले होने चाहिए, ऐसा करने से क्या फ़वायद हासिल होंगे और क्या नुकसानात हो सकते हैं। क्योंकि अगर आपको याद हो तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत हमेशा से ये दावा करती रही कि हम अपनी टर्म पूरी करेंगे, लेकिन अब वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने खुद भी ये कह दिया है कि अगर सेनेट के इलेक्शन हो जाए उसके बाद हम बजट पेश करेंगे और उसके बाद हम इंतखाबात कराने के लिए तैयार हैं। इस सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए हमने जिन मेहमानों को अपने स्टूडियोज़ में दावत दी है उनमें मेरे साथ हैं पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, पंजाब असम्बली के रुकन हैं जनाब अशरफ खान सोना साहब। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा उमर सरफराज चीमा साहब, और उनके साथ मौजूद हैं जानसार अख्तर साहब। आप द नेशन से मुंसलिक हैं और एडिटोरियल टीम के हिस्सा यानी वो रुकन हैं और कौमी और आलमी मसाइल जो हैं उनके ऊपर गहरी नज़र रखते हैं। जी अशरफ साहब, आपसे बात करते हैं शुरू। पहले तो एक तवील अरसे तक, कई साल तक, बल्कि 3-4 साल तक आप रजिस्ट करते रहे ये प्रेशर के इंतखाबात अपने वक्त से पहले कराए जाएं। अब हम देखते हैं कि वज़ीर आज़म की तरफ से इस पर आमादगी का इजहार किया गया है। तो ये किन प्रेशर की वजह से ये तब्दीली आई है? जी बुखारी साहब, शुक्रिया आपका। एक शुरू से ही इस हुकूमत के मुतल्लिक़ तासुर रहा कि चूँकि किसी सियासी जमात को इस पार्लियामेंट के अंदर अक्सियत हासिल नहीं है और ना ही सूबाई असम्बलियों में थी, तो ख्याल किया जा रहा था कि ये हुकूमत अदम इस्तेहकाम का शिकार रहेगी। और आपको याद होगा बहुत से लोग हर मार्च में और हर सितंबर में इस हुकूमत के जाने की पशीन गोई करते रहे। नहीं, अक्सर हर महीने तारीखें दी जाती रही। हाँ, थोड़ा सा उसको जी जी। तो इस गैर संजीदा सियासी माहौल में कि हर महीने इस हुकूमत की जाने की खबर देती रही, बल्कि प्राइम मिनिस्टर ने कतल कलामी कर तो ये तक कहा कि हर रोज मीडिया हमें भेज के सोता है। हाँ, हर रोज मीडिया, और मीडिया के कुछ लोग ये तासुर देते हैं कि जैसे ही उनका प्रोग्राम ख़त्म होगा हुकूमत भी साथ ही ख़त्म हो जाएगी। और मैं देखें कि वो कुछ मेरे मीडिया के एंकर्स अभी थके नहीं हैं, हुकूमत भी मौजूद है और वो भी अपनी कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने यह कभी नहीं कहा कि मैं 5 साल वज़ीर आज़म रहूँगा। वो यही कहते रहे कि पार्लियामेंट को 5 साल पूरे करने चाहिए। ठीक। और इसी को हम जमहूरी सियासी इस्तेहकाम का नाम दे सकते हैं कि अगर आप एक आइन में दी हुई मुद्दत को अगर आप पूरी नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये लिया जाएगा कि कोई शख्स भी आइन को तस्लीम करने से इनकार कर रहा है। इसके बावजूद कि मेरे दोस्त इस हुकूमत की नाकामियों का तज़किरा करेंगे, लेकिन आइन की खिलाफ वर्जी की बात कोई भी नहीं कर सकता। अगर हम गलतियां कर रहे हैं तो हमें और गलतियां करने दीजिए, और अगर हम अपनी गलतियों को 1 साल के अंदर दुरुस्त कर सकें, और वज़ीर आज़म ने जैसा कि कहा कि एक अच्छा बजट हम आखिर में देना चाहते हैं, तो उस अच्छे बजट को आने देना चाहिए ताकि कुछ लोगों के लिए ये हुकूमत अपने आखिरी बजट के अंदर डिलीवर कर सके। अब अगर मुस्लिम लीग नून ये कहती है कि गुड गवर्नेंस नहीं है और लोगों को डिलीवर नहीं किया गया, तो सबसे पहले मुस्लिम लीग नून को चाहिए कि जिस सूबे के अंदर उनकी हुकूमत है वो वहाँ अपनी गवर्नमेंट को खुद चीफ मिनिस्टर असम्बली को तोड़े और कहें कि ये असम्बली, ये हुकूमत डिलीवर नहीं कर सकी पंजाब के अंदर, पंजाब के लोगों को एक नई सूबाई हुकूमत की ज़रूरत है, तो बिस्मिल्लाह करें, आए। एक बात और ज़रा मुख्तसरन तबसरा फरमा दीजिए कि प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि हम जो बजट अब पेश करेंगे, 5वां बजट जो होगा हमारी हुकूमत का, उसको हम एक आइडियल बजट बनाएंगे।
तो बाकी के जो 4 बजट पेश किए थे उनको बेहतर बना लेने में क्या खराबी थी? सलीम बुखारी साहब, 3 बजट तो मैं कहता हूं कि हमारे 3 बजट पाकिस्तान के दहशतगर्दी की नज़र हो गए। सारे वसाइल हमें उस तरफ झोंकने पड़े। ठीक। और अब हम समझते हैं कि हमारी वो इन्वेस्टमेंट या हमारी मजबूरी की वो सरमायाकारी जो हमें दहशतगर्दी को रोकने में खर्च करनी पड़ी, उसका नतीजा निकल आया है कि अब पाकिस्तान दहशतगर्दी से महफूज हो गया। इसीलिए हम कहते हैं कि पिछला बजट और आने वाला बजट जो है, जो वसाइल हमने पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खर्च किए, अब पाकिस्तान महफूज हाथों में है। तो वो वसाइल अब पाकिस्तान के लोगों पर भी बात करेंगे कि पाकिस्तान अब महफूज हाथों में है या नहीं है। जी चीमा साहब, आपका लाहौर का जलसा जो पहला बड़ा जलसा था आपकी पार्टी का, इमरान खान साहब ने वहां बात की कि करप्शन रैम्पेंट है, हर तरफ करप्शन है, ये हुकूमत तो नहीं चल सकती, इसको तो नहीं रहना चाहिए, और एक तरह से कैंपेन लॉन्च की कि इस हुकूमत को हम डिस्टेबलाइज इसलिए करेंगे कि ये गवर्न नहीं कर सकी, गुड गवर्नेंस नहीं दे सकी। अब क्या कहते हैं आप? शुक्रिया बुखारी साहब। पहले तो गुजारिश है, जो बात आप कह रहे थे मीडिया ने सेंसिटाइज किया पहले दिन से ही, और 2008 आप इत्तेफाक कर रहे हैं इनकी बात से? नहीं, मैं आपको बताता हूं जी। देखें, हो सकता है चंद एक वो, लेकिन हकीकत जो है, मैं समझता हूँ कि अवाम की अगर आप जज्बात और उनकी ख्वाहिशात देखें, हालात देखें, पहले दिन से ही, मतलब आप ऐलान बुरबन से अगर शुरू हो जाएं, उसके बाद जैसा रेंटल पावर प्लांट्स, आए दिन महंगाई के पहाड़, बेरोजगारी, लाकानूनियत, महंगाई, मतलब उसके बाद पहले 2-2.5 साल के अंदर ही अगर हम देखें तो जो बैरूनी कर्जे थे वो डबल हो गए, एक के बाद दूसरी जो एक सीरीज ऑफ क्राइसिस, बहरान जो आवाम के को जो फेस करना पड़ा था, आवाम तो हर रोज़ ये देख रहे थे। कुछ आपको भी याद है 30 अक्टूबर का जो जलसे के आपने बात की, तो 30 अक्टूबर के जलसे से पहले तक ये यहाँ हालात यहाँ हो गए थे कि लोग दोबारा फौज की जानिब देखना उम्मीदें लगाने बैठ गए थे। लोगों ने बात करनी शुरू कर दी, फौज ही दोबारा आ जाए, इससे तो मुशर्रफ ही बेहतर था। ठीक। लेकिन और फिर लोगों को जो उम्मीद थी, जिन लोगों ने जो जमातें पार्लियामेंट के अंदर बैठी हुई थी, जो अपने आप को नाम नेहाद अपोजिशन का किरदार अपने प्ले करने प्रिटेंड कर रही थी, हकीकतन तो ये था कि इन सब ने आपस में इक़्तिदार की बंदरबांट की हुई थी। और पहले दिन से ही आप देख लें, चाहे वो NRO इलेक्शन के अंदर हिस्सा लेने की बात हो, चाहे वो अदली जजों की बहाली के नाम के ऊपर जिस तरह से पंजाब गवर्नमेंट के ऊपर मुकमुका किया गया, और आज फिर ये 20वीं तरमीम के नाम के ऊपर जो जिस तरीके से जो लैद है नेगोशिएशन हो रही हैं, वो कि जी आज़ाद और खुद मुख्तार इलेक्शन कमीशन होना चाहिए। हकीकतन तो ये है कि मुकमुका इस बात पे होना है कि जी सेंटर में आप वज़ीर आज़म साहब अपनी मर्जी की केयरटेकर गवर्नमेंट बना लें, और सूबे में वज़ीर आला साहब को कर रहे थे। आपके सामने 3 साल तो यही जमातें आपस में मिलकर इस बड़े सूबे के अंदर हुकूमत करती रही हैं। जो बात की सोना साहब ने बजट, देखें बजट के अंदर जो पॉलिसीज इनकी जो रही हैं, और जो इन्होंने कहा कि जी पहले महफूज नहीं था, महफूज हाथों में आ गए, तो उसका अंदाजा आप इससे लगा लें कि 2008 के इलेक्शन से पहले जो वॉर ऑन टेरर के ऊपर, दहशतगर्दी की जंग के ऊपर 21 अरब रुपए माहाना खर्चा था, वो आज 96 अरब रुपए तक पहुंच गया, जिन महफूज हाथों की मतलब मैनीफोल्ड बढ़ गया। अब 2008 के इलेक्शन तक टोटल जो खर्चा था वॉर ऑन टेरर के ऊपर वो 28 अरब डॉलर था, आज 78 अरब डॉलर हो गया। और जब बजट डेफिसिट हम देखते हैं जो 900 से 1000 अरब रुपए के करीब है, और दूसरी तरफ करप्शन 3000 से ऊपर है, तो इस गैप को भी खत्म करने के लिए आप बुनियादी तौर पे इख्तिलाफ कर रहे हैं इनसे कि पाकिस्तान अब कोई महफूज हाथों में ऐसा सच नहीं है जिससे जितना महफूज है वो तो मैंने आपको बता दिया। और जो वॉर ऑन टेरर के ऊपर हम 2004 से जो इमरान खान साहब और तरीके साहब जो पॉलिसीज कह रही थी कि इस मसले का हल जो है एक सियासी हल ही इसका एंड, इसका असल हल है, वो आज आपने देखा APC के अंदर 50 से ज्यादा जो जमातें सबने उसको एंडोर्स किया। तो हम तहरीक इंसाफ तो वैसे जो है बहुत अरसा पहले से ही ये डिमांड करी थी कि मिड टर्म इलेक्शंस होने चाहिए, क्योंकि बुखारी साहब आप देखें इलेक्शंस का ये मतलब हरगिज नहीं होता कि अवाम ने जो है अगले 5 साल तक जो है अवाम की खाल उतारने का इनको ठेका दे दिया, लिहाजा अब अगले 5 साल कोई ना बोले। ये कोई एक तरह का लाइसेंस है कि आप बस ये 5 साल मिड टर्म इलेक्शंस, अर्ली इलेक्शन, ये सब जमहूरियत का हिस्सा है। क्योंकि जब आप देखें, जब अपनी करप्शन को बचाने के लिए इस हद तक के इदारों को आपस में ये लड़वाने की जब ये जो नाअहल और करप्ट सियासतदान कोशिश करते हैं, तो फिर लामहला किसी ऐसे गैर जमहूरी ताकत को मौका मिलता है, और ये हालात उस तरफ लेके जा रहे थे। हमने मियाँ साहब से बहुत पहले हमने जब मुल्तान का जब जलसा किया था पिछले साल के वर्ष में, वहाँ पे हमने जो है एक मूवमेंट का आगाज़ किया था कि मुल्क बचाओ हुकूमत हटाओ, और ये लाहौर वाला जलसा जो था ये उसी मैस मोबिलाइजेशन का हिस्सा है। और ये जो बात अब आज जो कर रहे हैं वज़ीर आज़म साहब,
और कि जी बैठ के बात कर लें। देखें, सेनेट के इलेक्शंस हो जाए, जो इनकी कोशिश थी कि डंग किसी तरीके से जो है ये इसको खींचा जाए, इलेक्शंस हो जाए, और वैसे भी ये आखिरी साल है और बजट के बाद नहीं घुंडी तो किसी भी वक्त हो जाना, ये कोई ऐसी कोई खास है। मैं आपके पास वापस आता हूँ। जान सर, आपने देखा कि सोना साहब ने ये फरमाया कि जी मीडिया जो है, मैंने खुद भी अपने इब्तदाइये में कहा था कि मीडिया जो है जी उसने हमें ढंग से गवर्नेंस करने ही नहीं दी, हमारे अंदर कीड़े निकालते रहे। आप मुझे ये फरमाइए कि पीपल्स पार्टी का जो लेवल ऑफ गवर्नेंस है उसको हम दूसरे, एक आम सी बात कही जाती है, मैं भी उसको दोहरा रहा हूं कि कोई दूध की नहरें नहीं बह रही हैं, तो गवर्नेंस के एतबार से तो मेरे ख्याल से पूरे मुल्क का एक सही हाल है। आप क्या देखते हैं कि क्या इलेक्शन का नया मैंडेट लेके जो हुकूमत आएगी वो ये मसाइल हल कर पाएगी जो पीपल्स पार्टी नहीं कर पाई? अच्छा, उसमें ये है, बड़ी सीधी सी बात है, यानी ब्लेम गेम चल रही है पीपल्स पार्टी की और PMLN की, और ये जो है तहरीक इंसाफ वो भी आ गए हैं। लेकिन एज अ जर्नलिस्ट मेरा जो बड़ा नॉन अलाइंड एक व्यू है जी उसमें ये है कि मैं, मतलब मेरी एक एडवाइस है तहरीक इंसाफ को कि जो गवर्नेंस है वो एक बहुत यानी मुश्किल एक काम है। आप बाहर से बैठ के क्रिटिसाइज़ कर दें, असेंबली में जो बंदे बैठे हैं वो बहुत आसान है, लेकिन अगर आप असेंबली में जाके अगर आपने वो इश्यूज़ टेकअप करने हैं या वो इश्यूज़ फाइट करने हैं तो वो टोटली एक डिफरेंट गेम है। और इसमें सेकेंडली एक ये भी बात मैंने देखी है जो कि मेरा मतलब है इन दोनों से, तहरीक इंसाफ से और PMLN से, एक किस्म का एक लेवल तक मेरा थोड़ा सा इख्तलाफ है। वो ये है कि ठीक है, अगर आप मतलब नारे शारे लगाते हैं, आप 2 लाख लोग इकट्ठे कर लेते हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि जनाब आपके पास कोई जब कोई मैनिफेस्टो ही ना हो, ठीक है ना। आप यानी बेबुनियाद बातें अगर इस तरीके से कर रहे हैं, आपके पास कम से कम एक प्रोग्राम होना चाहिए। अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर बड़े जलसे हो गए हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो उतने वोट भी हैं जो आपको इलेक्शन में। जो बात ये है कि अगर फ़र्ज़ किया कि PMLN पावर में आती है, काफ़ी उनकी स्ट्रॉन्ग पोजीशन जा रही है, ठीक है, या तहरीक इंसाफ का भी काफ़ी चांसेस वगैरह लग रहे हैं, अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं, तो मेरा क्वेश्चन इनसे ये है कि आप अभी तो पीपल्स पार्टी को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, लेकिन आपने अभी तक क्यों घबरा रहे हैं कि आप पब्लिक को एक मैनिफेस्टो आप क्यों नहीं दे रहे? ये मेरे ख्याल में ये इनको देना चाहिए, एक मंशूर दें। अगर ये नहीं आते, और ये मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को जो है ना क्वेश्चन करना चाहिए कि अगर आप पावर में आते हैं तो आपके पास कोई मैनिफेस्टो नहीं है, आपके ऊपर एक यानी इस किस्म की आपकी बातें होती हैं कि जी आप जो है वो, लेकिन जो बम धमाके कर रहे हैं तो उनका है सर। आप देखें ना सर, बात ये है कि आप जो वहां पे जिसने 200 बंदा मार दिया है, आप बड़े आराम से कहते हैं कि जी वो तो पॉलिटिकल सेटलमेंट हो जाना चाहिए। जिसने एक दो कत्ल किए हुए हैं या अगर पॉलिटिकल करप्शन की हुई है, आप फौरन उसको कहते हैं कि जी इसके लिए फंदा होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन आपका क्या मतलब, कोई पॉलिसी नहीं है कि जी टेररिज्म के हवाले से कोई पॉलिसी नहीं है। इसका जवाब लेते हैं जी, मैं आऊंगा आपके पास। इस वक्त एक ब्रेक का टाइम है, मेरे ख्याल से ब्रेक पे चलते हैं नाज़रीन। ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। आशिफ साहब, आपने सुना जानसर साहब ने भी कहा कि ये बड़ा आसान है बाहर बैठ के क्रिटिसाइज़ करना, लेकिन जब चीज़ों को टैकल करना पड़ता है फिर पता चलता है क्या सूरत हाल है। डिफ़िकल्टीज़ हैं, इंटरनेशनल सिनारियो में भी हैं, रिसेशन भी है, लोगों ने इमदाद नहीं दी है, वो रोक ली है, बहुत सारे क्राइसिस अपनी जगह मौजूद हैं। लेकिन जहाँ तक गुड गवर्नेंस का ताल्लुक है, उसमें जो चंद चीज़ें अवॉइड की जा सकती थी, मिसाल के तौर पे जो नेपोटिज्म का इल्ज़ाम लगता है पीपल्स पार्टी पे कि जी अपनी मर्जी के बंदे लगा दिए, जी उनका कोई क्राइटेरियन नहीं था, ये सब चीज़ें आपके इल्म में है, मुझे दोहराने की ज़रूरत नहीं है। आप मुझे ये बताइएगा, मैंने पहले भी आपसे सवाल पूछा था, उसके ऊपर आपका कमेंट बाकी है कि क्या मजबूरी है कि अब वज़ीर आज़म साहब खुद भी अगली इलेक्शन कराने पर आमादा है? देखें, वज़ीर आज़म ने अपनी एक राय का इजहार किया है, पीपल्स पार्टी ने अभी उसके ऊपर फैसला लेना है, ठीक। और आपको पता है कि सदर पाकिस्तान ने कहा है कि वक़्त पे ही इंतखाबात होंगे, इसलिए वज़ीर आज़म अपने अपोजिशन से मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के ऊपर मशवरा भी करते हैं, डायलॉग्स भी करते हैं। ये एक डायलॉग उन्होंने ओपन किया है और मैं ये उनके बयान से ये तासुर ले रहा हूँ कि अगर उनको अपोजिशन मुतमिन करती है कि अब पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात 2 या 3 महीने कबल अज़ वक़्त होना ज़रूरी हैं,
तो उसमें मैं समझता हूँ कोई हर्ज भी नहीं है, ये आइन के अंदर इसकी प्रोविज़न भी मौजूद है कि 2-3 महीने तक जो इंतखाबात हैं उनको वक़्त के ऊपर में ये प्रोविजन भी है कि थोड़ा सा डिले भी कर सकते हैं। डिले के लिए उसके लिए फिर देखें ना, इनसे लेना पड़ेगा इतना जी। अभी जान साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि असम्बली के बाहर बैठ के बातें करना आसान है, असम्बलियों के अंदर, हुकूमतों के अंदर बैठ के काम करना मुश्किल है। ठीक। और अगर वाक़यातन हुकूमतों के अंदर, असम्बलियों के अंदर बैठ के काम करना आसान होता तो इमरान खान पिछले इंतखाब का बाइकाट ना करते, वो खुद और उनकी टीम इन असम्बलियों में आती, अपोजिशन का किरदार अदा करती। इसलिए इनको भी ये एहसास है कि हुकूमतें करना और असम्बलियों के अंदर बैठना आसान काम नहीं है। इसीलिए इमरान खान साहब अच्छा, पहले तो बाइकाट किया था, अब ये ज़िमनी इलेक्शनों में भी नहीं हिस्सा ले रहे। इंतखाब इसलिए कि ये जो इंतखाबात हुए हैं, इनकी पार्टी की उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात थे जिसकी वजह से इन्होंने बाइकाट किया। और अभी इनकी पार्टी का जो सबसे बड़ा मौक़िफ़ है कि इन फहरिस्तों के ऊपर ये समझते हैं कि इंतखाबात में हिस्सा लेना इनके लिए ठीक नहीं है। इन इंतखाबी फहरिस्तों को सारी सियासी जमातें रद्द कर चुकी हैं और सारी सियासी जमातों का मुतालबा है कि नई इंतखाबी फहरिस्तें जो हैं उनके बगैर मुनसफाना इंतखाबात का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। अब अगर आप पूरे प्रोसेस के अंदर जाते हैं, नई इंतखाबी फहरिस्तों के सही प्रोसेस के अंदर आप जाते हैं, तो इंतखाबात जुलाई के बाद किसी वक्त भी उसके लिए प्राइम मिनिस्टर गुफ्तगू करने के लिए तैयार है। एक बात आपने या इन्होंने कही कि गवर्नेंस के हवाले से आप पंजाब के साथ फेडरल गवर्नमेंट को मुवाजना आप कर सकते हैं, या आप मुवाजना नहीं कर सकते। आप पाकिस्तान हुकूमत को बैनुल-अक़वामी दुनिया के साथ ताल्लुकात में जाना है, इंटरनेशनल मौज़ूआत के ऊपर जाना है, मुआशी इकनॉमिक सारी पॉलिसीज़ को देखना है, खारजा पॉलिसीज़ को देखना है। सूबे के अंदर आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते। हम ये कहते हैं यानी जिनके रुतबे हैं सिवा उनकी सिवा है मुश्किलें वहाँ मसाइल ज़्यादा हैं। देखिए हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान को हमने दहशतगर्दी की जंग से अलग करना है, उसके लिए हिकमत अमली हुकूमत पाकिस्तान ने तैयार करनी है और हम तालिबान को इस मुल्क का दुश्मन समझते हैं। जबकि पंजाब के वज़ीर आला ने, आपको याद होगा, एक बड़ा मुज़क्काखेज़ बयान दिया था कि हम चूँकि हमें सॉफ्ट समझा जाता है तालिबान के मुतल्लिक़, तो तालिबान कम अज़ कम पंजाब के अंदर दहशतगर्दी की वारदातें ना करें। इसलिए इन पैराओं के अंदर आप ये मुवाज़ना नहीं कर सकते। तो बुखारी साहब पीपल्स पार्टी को शाबाश दें, पॉलिटिकल सिस्टम को बड़ी बुर्दबारी के साथ, समझदारी के साथ हम इस पाकिस्तान के लिए के आगे जा रहे हैं। मैं इस बहस में नहीं उलझता कि हमने कितना डिलीवर किया, लोग हमसे कितने खुश हैं, लेकिन आप यकीन कीजिए हमने बहुत कुछ सेक्रीफाइस करके, बहुत कुछ कुर्बान करके, सियासी पॉइंट्स के ऊपर हमने इस सिस्टम की कामयाबी के लिए जिस तहम्मुल मजाजी का, बर्दाश्त का मुजाहरा किया है, वो आने वाले दिनों के अंदर मुख्तलिफ सियासी कुव्वतों के लिए एक अच्छे सियासी माहौल का सबब बनेंगी। मैं अभी आता हूँ। नाज़रीन, हम आपको बताते चलें कि हमारी कोशिश ये थी, क्योंकि सोना साहब हमारे आज मेहमान थे, कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की नुमाइंदगी भी यहाँ हो। हमने कोशिश की उनके चंद रहनुमाओं से रब्ता करने की, लेकिन गालिबन वो किसी और चीज़ में ज़्यादा मसरूफ़ हैं, तो वो यहाँ नहीं आ पाए हैं। जी चीमा साहब, आप पर आऊँगा मैं। अभी आपने देखा सोना साहब ने क्या कहा है, फरिश्तों के हवाले से आपकी पार्टी का भी एक स्टैंड है। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी हुई है, बाकायदा डायरेक्शन जारी की हुई हैं, 2 डेडलाइन एक्सटेंड हो चुकी हैं। आप ये फरमाइएगा कि पुरानी लिस्टों पर इलेक्शन कराने का सबसे ज़्यादा फायदा किसको होगा? देखिए, यकीनन उन्हीं को होगा जिन्होंने 3.5 करोड़ 45% जाली वोटों का इंदराज करवाया और उसको और उसी जो लोग ये पुरानी जमातें, जो एस्टेब्लिश जमातें जो बार बार इक़्तिदार में रही हैं। देखिए, इससे पहले जाने साहब ने बड़ी एक अहम बात की कि जी बाहर बैठ के एक आपने सर्वे भी तो करवाया था जिससे पता चला था कि सबसे ज्यादा जाली वोट किसने बनवाए हैं। बिल्कुल सर, वो इन्हीं लोगों ने जो अपनी सूबाई सतह के ऊपर सब एक ही स्टेटस को की जमातें सब जिस तरीके से आपस में एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर रही हैं। बुखारी साहब, बात ये है जी, जाने साहब ने बड़ी अहम बात की कि जी बाहर बैठ के ये कह देना कि जी जनाब हम आपको नहीं पता, आप पार्लियामेंट से बाहर बैठे हैं, इसलिए हमें अंदर जो हम बैठे हैं हमें ही पता है कि हम पे क्या गुजर रही है। ऐसी बात नहीं है। हमने अगर बाइकआउट भी किया था, जो असूली मौक़िफ़ के तहत पूरी कौम उसको जानती है, किस हमने आज़ाद अदलिया के साथ दिया, इस वजह से हमने नहीं किया। और जिस अंदाज से इलेक्शन लड़े गए, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद जो जजमेंट दिया, उन्होंने खुद इस चीज़ को तस्लीम किया है कि जो इलेक्टोरल रोल्स हैं
वोटर लिस्टें जो है उनमें 45% जाली बोगस वोट शामिल है। ठीक, और उसी के बेसिस पे स्टे कर दिए इलेक्शन भी जो हुए। नहीं, उसी के बेसिस के ऊपर अभी ये जो ज़िमनी इंतखाबात भी हुए हैं उसको भी उन्होंने इसलिए जो दोबारा असेंबली से कहा कि इसको या तो एंडोर्स करें। असूली तौर पे तो इनके अंदर जो पार्लियामेंटेरियन जिनको इतना जोम है अपनी अवामी जो है सपोर्ट का, अवाम में इतने पॉपुलर है, तो इनको तो कोई डर नहीं होना चाहिए था दोबारा अवाम से जाकर उनकी राय लेने में। एक चीज़। दूसरी एक जो बड़ी अहम जो चीज़ मैं समझता हूँ तहरीक इंसाफ ने जो अचीव किया, हमने 3 साल हमने इंतजार किया कि जमहूरियत के दावेदार पार्लियामेंट में बैठे हुए तमाम जमातें, किसी एक जमात की बात नहीं कर रहा कि ये बाकी अमली तौर के ऊपर इलेक्शन कमीशन को आज़ाद और खुद मुख्तार बनाने के लिए इन वोटर लिस्टों से ये जाली बोगस वोट निकालने के लिए, क्योंकि आपके सामने जब ये बाई इलेक्शन हुए जितनी एलाइड पार्टी थी उन्होंने भी कहा, गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हुआ, कश्मीर में हुआ, सबने कहा कि जी इलेक्शन रिग्ड हुए और इसमें इलेक्शन कमीशन आज़ाद किसी तौर पे भी नहीं है, लेकिन अमली तौर पे उन्होंने कुछ नहीं किया। हमें मजबूरन जो है 3 साल इंतजार करने का, हम सुप्रीम कोर्ट में गए, पटिशन की, ये सारा कुछ। और उसके अंदर जो सबसे एक अहम चीज़ है जो हम ये कहते हैं ना, ये नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, उन नौजवानों को अगर आज वोट का हक मिल रहा है तो हमारी उस पटिशन की वजह से, वरना इनकी तो यही कोशिश थी कि वही जो एक डंग अबाउट पॉलिसी है वही दोबारा से दूरा कुश्ती के मेल मिला के बारियां जो लगी हुई थी कि दोबारा उन्हीं लिस्टों पे इलेक्शंस हों। और आज फिर जो ये 20वीं तरमीम लाई जा रही है, इनकी आप एक अखलाकी मैं समझता हूँ पस्ती का हाल ये देखें कि बजाय इसके कि उन जाली वोटर लिस्टों पे जो इलेक्शन जीत के आए उनको उसको नल एंड वॉइड करार देने के, उसको एंडोर्स करने के लिए आपस में जो है नेगोशिएशंस हो रही हैं। दूसरा एक अहम चीज़ बुखारी साहब जो जानिसार साहब ने पॉइंट आउट की कि जी आपका एजेंडा क्या है, आपके रिफॉर्म्स क्या है, रिफॉर्म्स के अंदर आपका प्रोग्राम क्या है सारा। तो मेरे ख्याल में मेरे भाई हम बार बार पिछले 16 साल के अंदर जो हम जो एक जदोजहद कर रहे हैं कह चुके हैं कि हमने हमेशा कोशिश की है जो हुकूमत में भी लोग बैठे हुए उनकी जो मसाइल हैं उनकी निशानदेही करें ताकि वो जो लोग इक़्तिदार में बैठे हैं वो उसको ठीक कर सकें, और उसका हमने हमेशा ऑल्टरनेट उस पर दिया। अभी हमने डिफरेंट सेक्टर्स की हमने डिफरेंट कमेटीज़ बनाई हुई हैं और इंशाल्लाह इलेक्शन से पहले हम पूरा अपना मैनिफेस्टो एजेंडा पूरा लेके आएंगे, डिबेट करें, आवाम से चाहेंगे कि आप जैसे लोग उस पर डिबेट करें और हमें बताएं। अगर मैं वापस आऊँगा आपके पास। जान सर ये बताइए, बात हो गई कि जनाब इलेक्टरल लिस्ट जो है वो रिवाइज होनी चाहिए क्योंकि उसमें 40+% जो है वो जाली वोटों की। सही, ठीक है। ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक रिलक्टेंस का मुजाहरा हम देख रहे हैं। 2 डेडलाइन सुप्रीम कोर्ट दे चुकी है, अभी भी वो कहते हैं कि हम ये इस डेडलाइन के बीच भी इसको शायद रिवाइज ना कर पाए। ये रवैया किस बात की निशानदेही करता है? आप समझते हैं कि वो सबसर्विएंट हैं टू द वेस्टेड इंटरेस्ट? हाँ, अच्छा, ये बड़ी ज़बरदस्त मज़ेदार बात है। इस पे जो है वो किसी हद तक जो है वो ये बात ठीक है कि जो बोगस वोट्स हैं वो एक ऐसी चीज़ है कि वो एक लीगल मसला है। उस पर ऑफ कोर्स इनको पीटीआई को, तहरीक इंसाफ को क्रेडिट है कि वो पेटिशन इन्होंने मूव की और उसकी वजह से, और ये भी मैं कह दूं आपको कि अगर वो बोगस वोट्स जो है वो डिलीट हो जाते हैं तो ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में इसमें सालों का फायदा है। नहीं, अभी नहीं हुए, अभी कुछ मेरे ख्याल में रहते हैं और इसी वजह से उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने टाइम मांगा। मगर ये हो जाता है रिलेक्टेंस ऑफ कोर्स इसलिए है कि वो मेरे ख्याल में हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में पहले इलेक्शंस जो हैं वो किस तरीके से होते रहे। वो जो है एजेंसीज का बड़ा रोल होता है और वो मतलब यहाँ तक रोल होता है कि वो कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके कैंडिडेट्स को जो है जो मतलब उनके ऑफिशियल्स होते हैं वो जाके वहाँ तक जो है उनको पेट्रोनाइज कर रहे होते हैं। तो ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि इलेक्शंस पाकिस्तान में, और जिसकी वजह से ये भी है कि ये जो करंट जो गवर्नमेंट है पीपल्स पार्टी की या फेडरल गवर्नमेंट की या बाकी आगे ठीक है, वो भी उन्हीं बोगस वोट्स के ऊपर जो है वो एक आए थे। अब वो इस वजह से है क्योंकि वेस्टेड इंटरेस्ट इस तरीके से है कि वो एक एस्टेब्लिशमेंट है और वो नहीं चाहते ऑफ कोर्स कि ये सारा सिस्टम चेंज हो, क्योंकि अगर चेंज होता है तो फिर तो इमरान खान की जो ये बात है कि जी वो सारा सुनामी आएगी और सब कुछ निकल जाएगा और सारे ये जो पुराने बैठे हुए हैं हैवी वेट्स, ये भी तो अज्यूम नहीं किया जा सकता कि जितने भी सारे नए वोट एंटर होंगे वो सारे तरीके से इंसाफ को जाएंगे। नहीं, ये तो बात ही नहीं हो रही ना सर। बात तो ये हो रही है कि आप फ्री और फेयर इलेक्शन कमीशन अगर है, लिस्टों का रिवाइज होना जरूरी है, वो पुरानी नहीं जो नहीं आए और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो, अगर आप उस पर इलेक्शन करवा दें तो फिर जो इमरान खान बात कर रहा है सुनामी की, वो मेरे ख्याल में फिर किसी हद तक, क्योंकि लोग बड़े टेस्ट भी हो जाएगा उनको, जो दावा है। सुनो साहब, मैं आपके पास वापस आऊंगा, ब्रेक का एक वक्त है, ब्रेक पे चलते हैं नाजरीन, और वापस आते हैं तो बात शुरू करेंगे पीपल्स पार्टी के रहनुमा जनाब अशरफ सोना खान से।
वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा साहब एक बात बताइए जरा हमारे नाज़रीन को भी, मैं भी खुद भी जानना चाहता हूँ ये कि अभी हाल ही तक तो आपकी और PMLN की लड़ाई जो है डैगर्स ड्रॉन थे, हर इशू के ऊपर वो क्रिटिसाइज कर रहे थे, हर बात का आप जवाब भी दे रहे थे। अब ये 20वीं तरमीम के लिए फिर आप साथ इकट्ठे बैठे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो बाकी के जो मामले जाते हैं उन पर भी बातचीत हो सकती थी। ये ज़रूरत ईजाद की माँ है या क्या है ये? नहीं बुखारी साहब, ये पाकिस्तान का बदला हुआ सियासी माहौल है और जिसकी बुनियाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो रख के गई है। अभी वो आप भी देख रहे होंगे कि मियाँ नवाज शरीफ साहब बतौर अपोजिशन उस तरह से एग्रेसिव नहीं है और उस तरह से बाहर से किसी और से मदद नहीं मांग रहे जैसे पहले मांग लिया करते थे और सारे निज़ाम को तलपट कर दिया करते थे। ये वो पाकिस्तान के अंदर सियासी मैच्योरिटी, पॉलिटिकल मैच्योरिटी इसको मैं कहना चाहता हूँ कि आ रही है और आ गई है काफ़ी हद तक, कि अब हम इंतज़ार भी कर सकते हैं, बर्दाश्त भी कर सकते हैं और चीज़ों के ऊपर हम डिस्कस भी कर सकते हैं। अब आप कर रहे हैं 20वीं आईनी तरमीम की बात कर रहे हैं आप इसको अप्रिशिएट कीजिए। इसके ऊपर ये ना कहेंगे कि जंग हो रही थी तो अब हमने सुलह कर ली और मिल गए। आप इसको वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू कर रहे हैं मुल्क में जो इस वक्त सियासी कशमकश जो है वो जो जारी है और आने वाले वक्त में जो अंडरस्टैंडिंग दो मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान हो रही है, पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, उसके क्या असरात होंगे आने वाले इलेक्शन पर, आने वाले दिनों पर, और आवाम को कैसे उससे फ़ायदा पहुँच सकता है। अशरफ साहब, अब अंडरस्टैंडिंग भी हो गई, अब ये बिल भी पेश हो रहा है असेंबली में, पास हो जाएगी, इसके ऊपर डिबेट होगी, लेकिन अल्टीमेटली इसको पास होना है। अगर क्यू ऑन बोर्ड है तो फिर तो कोई मसला नहीं है, पास उसने हो जाना है। आप ये फरमाइएगा, जो सवाल जान साहब ने भी उठाया और चीमा साहब भी बात कर रहे थे, इसका अवाम नास को क्या फ़ायदा है? देखें साहब जी, मैं आपसे बात करूँ, इसका मैं नाप तोल के तो नहीं आपको कह सकता कि पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, लोड शेडिंग ख़त्म हो जाएगी, गैस की लोड शेडिंग ख़त्म हो जाएगी, महंगाई कम हो जाएगी, लेकिन इसके अंदर ये ज़रूर होगा कि सियासी इस्तेहकाम आएगा और सियासी इस्तेहकाम ही मुआशी इस्तेहकाम को जन्म देगा। अगर आपकी सियासत मजबूत और महफूज नहीं है तो आपकी मईशत भी महफूज नहीं है। अब ये है कि सियासी जमातें अगले मुनसफ़ाना इंतखाबात के अंदर इक़दामात के ऊपर अगर कुछ आपस में इत्तफ़ाक़ कर रही हैं तो ये अगले इंतखाबात के लिए एक बहुत अच्छा नेकशकून होगा। और पीपल्स पार्टी की अगली कोशिश ये है कि जहां अगली वोटर लिस्टों के अंदर हर वोटर के सामने उसका शनाख्ती कार्ड नंबर लिखा जाना लाजमी है, वहाँ पीपल्स पार्टी कोशिश कर रही है कि कानून के अंदर तरमीम, वहाँ हर वोटर की फ़ोटो भी साथ ही लगाई जाए ताकि इंतखाबात के अंदर कहीं भी जाली वोट कास्ट ना हो सके। और ये पाकिस्तान की सियासत के अंदर आने वाले इंतखाबात जो हैं इस लिहाज से बहुत ताकतवर मुस्तनद होंगे कि बहुत मुनसफ़ाना गैर जामदाना हुए हैं। और ये सिर्फ जरदारी साहब की ज़ेरे क़यादत ही मुमकिन है कि एक ऐसा शख्स जिसकी बीवी ने सारी दुनिया के अंदर कोशिश करके पाकिस्तान के अंदर मुनसफ़ाना इंतखाबात एक डिक्टेटर से करवाने के लिए किरदार अदा किया, वो ये अमानत कौम को अगले इंतखाबात में एक मुनसफ़ाना इंतखाबात की सूरत में वापस कर रहे हैं। आप इस इत्तफ़ाक़ को पीपल्स पार्टी की कामयाबी कह सकते हैं, इसलिए कि मियाँ नवाज शरीफ साहब कहते थे कि आप दुनिया के किसी मौजू के ऊपर हम हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में नहीं जाएंगे। अब मुज़ाकरात पे भी आए, इत्तफ़ाक़ राय भी पैदा किया और हुकूमत के साथ मिल के एक अच्छी आईनी तरमीम के ऊपर भी उन्होंने हुकूमत की हिमायत। चीमा साहब, आप मुझे ये बता दें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को क्या मजबूरी थी जो पीपल्स पार्टी की टर्म्स पर जाके उनसे मुज़ाकरात करके बिलाखिर इसके ऊपर इत्तफ़ाक़ राय हुआ 20वीं तरमीम पे? मजबूरियां क्या है? क्या ये सिर्फ 8 बंदों की जो इलेक्ट हुए हैं उनके सिर्फ उनकी वजह से ऐसा हुआ है, या अर्ली इलेक्शन की बात जो है वो उन्होंने मनवा ली है उस पर हुआ है? इसकी घुंडी समझ में आनी चाहिए। मैं आपको बताता हूँ ना, वैसे तो पूरी एक तवील एक फहरिस्त है मजबूरियों की, और जो मैंने जिस पहले रहमान मालिक का भी मैंने आपको जिक्र किया कि वो जो केसेस जो उनके इल्म में हैं और बतौर एक इंटीरियर मिनिस्टर के वो उन चीज़ों को सामने नहीं लाना चाहते, वो क्या हक़ाइक़ हैं वो तो सोना साहब ही बेहतर बता सकते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी का एक हुस्न इत्तफाक कह लें, खुशबख्ती कह लें कि जिधर ये फंसते हैं
इनके जो एलाइज हैं वो इनसे कुछ ले दे के तो राजी हो जाते हैं, और इनकी हमेशा से सपोर्ट किया उन्होंने। जिस भी मौके पे ये जरदारी साहब जहाँ कहीं फंसे, इनको उन्होंने आके सपोर्ट किया। अभी आपके सामने इनकी स्मार्टनेस है, ये खुशकिस्मती है, ये जरा क्वालिफाई कर दें। देखिए हम तो इस चीज को पहले कई दफा तस्लीम कर चुके हैं कि जरदारी साहब वाकई इन तमाम 2 नंबर लोगों पे भारी हैं, कि वो जिस 2 नंबर सियासतदान की उनको कोई ऐसी चीज समझ आती फिर उसको वो हिलने नहीं देते। और यही वजह है कि तमाम एलाए जो हैं वो बाहर जितना मर्जी सर्कस के शेरों के शोर में धाड़ रहे होते हैं, एंड में आके फिर वो जाके गोटे गेटे जो है वो जरदारी साहब की पकड़ते हैं। बात ये बुखारी साहब कि ये जो 20वीं तरमीम है इसकी बुनियाद क्या है? ठीक है, देखिए पीएचडी करनी पड़ेगी जरदारी साहब की सियासत को सीखने। मैं आपको बता रहा हूँ ना जी कि ये जो 20वीं तरमीम है इसकी बुनियाद, इसकी जरूरत जो ये मैंने आपसे पहले कहा ना कि जमहूरियत के नाम पे 2008 के एनआरओ इलेक्शन में हिस्सा लिया, कहा गया जी जमहूरियत बचाने के लिए और हम जमहूरियत के लिए कर रहे हैं, 4 साल तक साथ भी बेहतरीन इंतकाम है। हालांकि इंतकाम तो 4 साल कौम से लिया गया, उनसे पूछे जिनके साथ गुजरी है। जजों की बहाली के ऊपर पंजाब गवर्नमेंट अपनी बचाई गई, डोगर को बतौर चीफ जस्टिस एक्सेप्ट किया गया कि जी जज बहाल कर रहे हैं, इतना अजीम का असल काम तो कुछ और था। आज भी जो कहा जा रहा है कि आजाद और खुद जिन पार्टियों ने 4 साल बुखारी साहब 4 साल के अंदर पार्लियामेंट में बैठ के आजाद और खुद मुख्तार इलेक्शन कमीशन के लिए, उन वोटर लिस्टों के लिए कुछ नहीं किया, आज उनको बड़ा याद आ गया कि जी इलेक्शन कमीशन हम गैर जानिबदार इलेक्शन कराने के लिए, कि बेशक जरदारी साहब की मुशावरत से ही हो, गिलानी की मुशावरत से हो, उस नाहल वजीर आला उसमें कई शामिल हों, उनकी मुशावरत से हो, लेकिन वो गैर जानिबदार होगा। असल हकीकत क्या है कि उन 28 उन लोगों को ये तहफ़्फ़ुज़ उनको एंडोर्स करने के लिए, जिनको जब सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन में वो लोग कि जिनका इलेक्शन उन जाली बोगस वोटर लिस्टों की बुनियाद पे हुआ, उनको वैलिडेट करने के लिए सारा ड्रामा किया जा रहा है। जान सर मुख्तसरन आप मुझे बताइएगा कि ये जो बंदर बांट की बात हो रही है, जो खास तौर से तहरीक इंसाफ की तरफ से इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये दोनों जब इनके मफादात टकराते हैं तो इकट्ठे हो जाते हैं और हर चीज़ जो है उसके ऊपर एग्रीमेंट हो जाता है, कंसेंसस हो जाता है, आप बाई करते हैं ये थीसिस? डू यू सब्सक्राइब टू इट? ठीक है, मैं तो पहले भी आपको वही इसी प्रोग्राम में कहा था कि एक प्रोसेस है कि आप यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर्स, ठीक है ना, वो वाला एक चीज़ है कि मेरा हाजी भगो मैं तेरा हाजी भगो, बिल्कुल। लेकिन मेरे ख्याल में इन द लॉन्ग रन अगर आप आज से फ़र्ज़ किया 10 साल बाद अगर ये देखेंगे तो फिर मेरे ख्याल में हम तीनों या चारों जो बैठे हुए हैं यहाँ पे, हम चारों ही कहेंगे कि जी वो अच्छा था, एक जो है कंसेंसस के साथ चला और डेमोक्रेसी को जो है टाइम दिया गया। क्योंकि उसकी वजह यह है कि अगर आप डेमोक्रेसी ऐसी है कि वो ओवरनाइट ठीक नहीं होती, अगर वो टाइम के साथ चलेगी तो यही डेमोक्रेसी, यही पीपल्स पार्टी कल को मेरे ख्याल में कुछ अच्छा बेहतर काम भी कर सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं अपने तीनों मेहमानों का, जनाब अशरफ सोना साहब आपका, उमर सरफराज साहब, चीमा साहब, मैंने आपका नाम आज सही लिया है, आपका, जान सर आपका मैं बहुत मशकूर हूँ कि आप हमारे स्टूडियोज़ आए। नाज़रीन आपने गुफ्तगू सुनी। मैंने जैसा कि इब्तदाइये में कहा था कि मुल्क में सियासी कशमकश जो है अपने अरूज पर है, लेकिन इस बीच भी अगर 2 बड़ी मेन स्ट्रीम पार्टीज़ बैठ के इश्यूज़ के ऊपर कंसेंसस कर लेती हैं तो जैसा जानिसार साहब ने कहा कि आज नहीं तो शायद आने वाले वक्त में उसके अच्छे असरात हमारे सामने आएंगे। अब देखना यह है कि ये अंडरस्टैंडेड पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के दरमियान किस हद तक चलती है और तहरीक इंसाफ क्या स्ट्रेटजी बनाती है इस हिकमत अमली को काउंटर करने के लिए। अपने मेज़बान सलीम बुखारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।